सभी लोग का स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में जो हमारा फोकस होगी आईएएस परीक्षा के लिए, हम एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं, पुस्तकें होती हैं, उनको हम कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेस बिल्डिंग प्रोसेस है इस एग्जामिनेशन का। कृपया अपने कैमरे बंद कर लें, अपने कैमरे ऑफ रखें प्लीज, वरना मैं खुद ऑफ कर दूंगा। तो एक एनसीईआरटी जो है बेस बिल्डिंग प्रोसेस है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी प्रिपरेशन कैसे की जाए। एक आमतौर पर बच्चों में बड़ा सारा कंफ्यूजन होता है। अब लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, उसमें हम लोग 24 सर्विसेज जो है, हम उसकी तैयारी, हम लोग 24 सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जिसमें मुख्यतः आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। आईएएस मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा। आईआरएस भारतीय राजस्व सेवा। उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, और ये सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं राष्ट्र के वास्तुकार यानी एक स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन, आप ये भी मान सकते हैं कि ये कंट्री के आर्किटेक्ट हैं। ये लोग कंट्री को दिशा देते हैं, ये लोग कंट्री की फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। ये लोग कंट्री की नीति निर्माण से लेकर नीति क्रियान्वयन में उनका पूरा पूरा फोकस होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम कैसे इस लेवल तक हम पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सिविल सर्विस सेवा क्यों, एक बहुत बुनियादी सवाल जो बच्चे अपने आप से पूछते हैं। मेरा ये मानना है कि जो आपका इंटरनल, आपका जो प्रोत्साहन है, अगर वो अंदर से आ रहा है, मोटिवेटेड आप है, तो चीजें आपके लिए आगे ग्रो करेंगी। तो आपका ये जो मोटिवेशन होना चाहिए वो अंदर से आना चाहिए, और ये मोटिवेशन जो होना चाहिए वो प्योर होना चाहिए। प्योर होना चाहिए, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। जहां तक क्यों का कारण है, तो मेरे हिसाब से एक सरकारी नौकरी लगभग हर दूसरा आदमी चाहता है कि उसको सरकारी नौकरी मिले। और सरकारी नौकरी में जो सबसे मुख्य जो जरूरी चीज समझने वाली होती है वो ये होती है कि एक आकर्षक वेतन आपका होता है, पद की सुरक्षा होती है, काम कार्य क्षेत्र में बहुत सारी आपकी विविधता, या कह लीजिए कि बहुत तरह की डाइवर्सिटी होती है। आपको एक अच्छा मंच मिलता है अपनी बातों को रखने का, करने का, कहने का। एक आप निर्णायक, एक लीडर की भूमिका में होते हैं। इसके अलावा कल्याणकारी राज्य यानी जो वेलफेयर स्टेट की जो हमने स्थापना की है, जहां पर एक बुनियादी सोच ये है कि हर वो नागरिक जो देश का है, उसका हमें कल्याण करना है, उसकी उसकी जरूरतों को हमें उसका निवारण करना है, उसको सशक्त बनाना है, उसको शिक्षा देनी है, उसको स्वास्थ्य देना है, उसको कैसे एक देश की जो आर्थिक या सामाजिक विकास कैसे उसको मुख्य धारा से जोड़ना है। तो कहीं ना कहीं जो कल्याणकारी राज्य है, जो वेलफेयर स्टेट है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें सिविल सर्विसेज के माध्यम से बच्चे जो है मेहनत करते हैं, और वो कल को, जैसा मैंने कहा, नीति निर्माण या नीति क्रियान्वयन, आप जब शुरुआत करते हैं, पहले दिन आप सर्विस में जाते हैं, तो आप एक लीडर की भूमिका में होते हैं, निर्णायक की भूमिका में होते हैं, और नीति क्रियान्वयन यानी जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड है, उस पर फोकस करते हैं। साथ साथ नीति निर्माण यानी कल को आप जब आपकी सर्विस 15 साल या 20 साल के बाद आप जब ऊपर पहुंचते हैं, तो देश की दिशा या दशा कैसी हो, देश का भाग्य कैसा हो, देश का जो है भविष्य कैसा हो, उसके लिए नीति निर्माण पे आप कार्य करते हैं। आपका अनुभव कहीं ना कहीं उस नीति निर्माण में मदद करता है। एक बहुत बुनियादी सवाल जो बच्चे अपने आप से पूछते हैं कि सिविल सर्विस चाहता क्या है। सिविल सर्विस चाहता है कि आप जागरूक बनिए, जानकार बनिए, भारत को जानिए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत का समाज कैसा है, भारत की संस्कृति कैसी है, भारत का भूगोल क्या है, भारत का अर्थव्यवस्था कैसे आई है, आज हम क्या हैं, पहले क्या थे, कैसे यहाँ तक आए हैं, आगे क्या होना चाहिए। एक राष्ट्र निर्माण में आपका क्या, एक आम जो है नागरिक का क्या का रोल होना चाहिए। इन सारी चीजों पर आपका एक समझ होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और साथ साथ कहीं ना कहीं उस इश्यूज पे, उस एरिया पे आपसे ये उम्मीद की जाए कि अपने बातें कहिए, अपनी बातें लिखिए। और यूपीएससी यही इसी पूरे प्रोसेस का जो है हमारा एफर्ट होगा। सबसे पहले जो प्रयास होता है तैयारी का, कि पहले तो ये कि आपको तैयारी करनी है, ठीक है, आपको एक प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है। सबसे बुनियादी तो वो होता है। जब प्रिपरेशन की आपको शुरुआत करनी है, उसके बाद जो अगला आपका उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए, कैसे हम अपनी तैयारी में अपना टाइम टेबल बनाएं, कैसे उसको डायरेक्शन करें। उसमें जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है, जो पहला जो पग होता है, उसमें आपका प्रयास होना चाहिए कैसे हम अपनी बेसिक्स यानी बुनियादी तैयारी करें। और यहाँ पे एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं, उनका एक बहुत निर्णायक उनकी भूमिका होती है, और ये हम समझेंगे क्यों। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो सिविल सर्विसेज 3 जो है चरणों में होता है। पहला जो है प्रीलिम्स, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन 1 और 2।
दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। तो दूसरा 2 होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी आपको सिर्फ 33% यानी 67 मार्क्स लाने होते हैं। और ये जो पहला प्रश्न पत्र है जो सामान्य अध्ययन का मुख्यतः होता है, इसमें इसके नंबर के बेसिस पर आप मेरिट में आते हैं और आपकी जो है आप आगे बढ़ते हैं, यानी प्रारंभिक परीक्षा को क्रॉस करके आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। उसके बाद जब मुख्य परीक्षा देते हैं, जो कि आप में आपके 9 पेपर होते हैं, जिसमें जो पहले जो 7 पेपर हैं ये मेरिट में काउंट होते हैं और हर पेपर 250 नंबर का होता है, यानी पहले जो 7 पेपर हैं ये 7 इंटू 250 लगभग 1750 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। उसके अलावा 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, अंग्रेजी भाषा और एक कोई कोई भी इंडियन लैंग्वेज, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कोई भी एक भाषा, जैसे मान लीजिए आप हिंदी, हम लोग हिंदी भाषा के लोग हैं तो हम लोग हिंदी जो है चूज करेंगे। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे जो है इन मुख्य परीक्षा में हम अपनी एग्जाम को निकालें। तो मुख्य परीक्षा में जो नंबर आते हैं यही आप कह लीजिए कि मेरिट के सेकेंड लेवल है, जो मुख्य परीक्षा उसके नंबर और जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के नंबर जुड़ के आपका फाइनल मेरिट में लिस्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें जो भी नंबर आते हैं 275 आपका इंटरव्यू यानी व्यक्तित्व परीक्षण बोलते हैं, और 2025 में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो बुनियादी तौर पे हमारा प्रयास पहला होना चाहिए कि हम कैसे अपनी फर्स्ट स्टेप में एनसीईआरटी की तैयारी शुरू करें। सेकेंड स्टेप में हम कैसे समसामयिकी यानी जो भी सामाजिक मुद्दे हैं या जो भी करंट इश्यूज हैं, जो है आपका करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरे लेवल पर हमें एक वैकल्पिक विषय यानी एक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। और चौथी प्रक्रिया होती है कि कैसे हम अपने इंटरव्यू को निकालें। लेकिन अभी का जो अगले कुछ महीनों का जो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप अगले 2-3 महीने में एनसीईआरटी को पूरी करके साथ साथ आप करंट अफेयर्स में अपनी न्यूज़पेपर पर रीडिंग या उस पर काम करें। और एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका मुख्य परीक्षा है। इसके साथ साथ अगर आपने सिलेबस ना देखा हो तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, ये आप चाहे तो हमारी टीम से ले सकते हैं। इसमें बहुत डिटेल जो है आपको सिलेबस मिलेगा। जैसे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 है, इसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज है। तो इस तरह से हमारा प्रयास होगा कि हम हर उस पेपर को तैयार करें जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो बुनियादी तौर पे यूपीएससी का अगर आप पाठ्यक्रम अगर ढंग से आप ध्यान देते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत को जानने और समझने का एग्जाम है, और आपका प्रयास या संघर्ष होना चाहिए कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को ग्रो करें। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन जो है, इसका पाठ्यक्रम इस तरह से है, आपने देखा। अगर इसको मैं संक्षिप्त में लिखूं तो कुछ इस तरह से आएगा। भारत का इतिहास, भारत का संविधान। आप देखिए ना हर जगह भारत भारत भारत, यानी भारत को जानने का ही एग्जाम है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत का पर्यावरण या पर्यावरण इन जनरल, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को बोलते हैं, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो ये सारे आपके प्रीलिम्स का जो है एरिया है, प्रारंभिक परीक्षा का जो है एरिया है जो आपको तैयार करना पड़ेगा। साथ साथ अगर हम जाते हैं इनके नंबर कितने आते हैं, तो औसतन हर पेपर का अपना एक वेटेज होता है। पिछले 10 साल या 8 साल 9 साल के पेपर का आप एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम हो पाएगा कि हमारा यानी अगर आप इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आप प्रिपरेशन का जो है 15% एरिया कवर कर रहे हैं। अगर आप संविधान कर रहे हैं तो शायद 12 से 15% कर रहे हैं। आप अर्थव्यवस्था कर रहे हैं तो शायद 20 नंबर की आप तैयारी कर रहे हैं। जब विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ते तो अगेन आप 20-22 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। पर्यावरण अगेन 10-12 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय और समसामयिक घटनाएं शायद आप 20 नंबर की फिर तैयारी कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान 10 नंबर, लगभग 10-12 नंबर के सवाल यहाँ से आते हैं। तो कुल मिला के ये आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि इस परीक्षा में कितने कितने सवाल आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। अगला, जब प्रारंभिक परीक्षा आप निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि ये सब एमसीक्यू है, यानी आपको 4 ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन चूज करना होता है। आमतौर जो है अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का, तो लगभग आप ये देखिए ये कट ऑफ है, और 50 से 55% आपका इस एग्जाम का कट ऑफ होता है जो आपको निकालना चाहिए। अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो आप मेंस की परीक्षा के लिए यानी आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयार होते हैं और उसकी आपको तैयारी करनी होती है। लेकिन मुख्य परीक्षा का जो उद्देश्य होता है वो कुछ और होता है। उसके बारे में अगले सेशन में मैं मुख्य तैयारी कैसे तैयारी करें या प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करें, छोटे छोटे सेशंस में हर हफ्ते 2-2 लूंगा, ऐसा मैंने सोचा हुआ है। तो अभी हमारा आज प्रयास एनसीईआरटी पे है। तो कट ऑफ आपको ये निकालना है। अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में आपको 55% तक नंबर लाने हैं, तब आप मेंस की परीक्षा के लिए आप जो है एलिजिबल होंगे, उसके लिए आपकी तैयारी रहेगी। परीक्षा कट ऑफ मेंस का भी होता है और फाइनल कट ऑफ होता है जो सिलेक्शन का ये नंबर दिया है, ये पीडीएफ में आपको शेयर करा दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि एनसीईआरटी ही क्यों? 2-3 इसमें बहुत सारे मुख्य, देखिए हमारे
ये एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी का, वो एक ऐसा परीक्षा है जो सबके लिए कॉमन है, ओपन है, और यहाँ पर आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो इंडिया के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और कोई जो है साइंस या विज्ञान से आ रहा है, कोई कॉमर्स वाणिज्य क्षेत्र से आ रहा है, कोई कला संकाय या फिर ह्यूमैनिटीज से आ रहा है, ठीक है। तो जब मल्टीपल स्ट्रीम से बच्चे आते हैं तो सबकी अपनी अपनी जानकारी होती है, सबकी अपना अपना इंटरेस्ट एरिया होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप साइंस से आ रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि साइंस आपका अच्छा है तो शायद आपका इतिहास, भूगोल या अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र शायद तैयार नहीं होगा। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि हमें उसकी जो है उसकी तैयारी शुरू करनी है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैं एक इंजीनियर हूँ। 15 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग की जो है इंजीनियरिंग करके मैंने नौकरी भी की थी कॉर्पोरेट में 3-4 साल। तो मैंने जब तैयारी की थी तो मुझे जो समस्या आई थी वो ये आई थी कि मुझे, मेरे लिए जो नए सब्जेक्ट थे, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, उसके लिए मुझे मेहनत करनी थी। शुरुआत में मैंने अपना बहुत समय 2-3 स्टार्टिंग का शुरू का 6 महीना मैंने अपना वेस्ट भी किया क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन की कमी थी। मुझे मुझे जब मैंने पूछा, लोगों ने कहा ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, पूरी किताब की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई। बट वो लिस्ट जो है से मेरी तैयारी जो है आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं और दिक्कत हो गई, कंफ्यूजन बढ़ गई, बिकॉज बहुत सारी किताबें हैं। तो हमेशा एक आम तौर पे एक जो तैयारी करने वाले का जो मुख्य उसके मन में एक सवाल होता है कि भी हम तैयारी अगर करें तो तैयारी शुरू कैसे करनी चाहिए, पहली पुस्तक मेरी क्या होनी चाहिए, उसमें भी कहाँ से पढ़ें। हर किताब को हमें नहीं पढ़ना है, हमें कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी कि ये किताब पढ़ना है और ये किताब नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं वो बेस बिल्डिंग के लिए होती हैं। और जैसे मान लीजिए आप भूगोल या आप वाणिज्य क्षेत्र से हैं, सॉरी, जैसे आप मान लीजिए विज्ञान और वाणिज्य क्षेत्र से हैं और आपको सोशल साइंसेज यानी इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, इसकी आपको बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। तो जब एनसीईआरटी शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी से आपका बेस डेवलप हो जाता है। फिर एनसीईआरटी से सवाल कुछ आते हैं, 20-30% सवाल एनसीईआरटी से भी आते हैं एग्जाम में। लेकिन एनसीईआरटी को जिस तरह से है, जब आपका बेस डेवलप हो जाएगा तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा है प्रीलिम्स, और ये आपका मेंस परीक्षा है मुख्य। तो ये आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है। फिर आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने में के लिए जो किताबें चाहिए होती हैं, जो डायरेक्शन चाहिए होता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2 महीने तक, 2-2.5 महीने तक आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी पुस्तकों पे अच्छा समय दें, उनकी तैयारी करें, उन पे एफर्ट करें। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो इस पूरे चर्चा का विषय होगा। तो एनसीईआरटी पुस्तकें जो है परीक्षा के लिए एक मजबूत आधार यानी एक स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं। इन पुस्तकों की भाषा सरल, स्पष्ट अतः परिष्पेक्ष के लिए होती हैं, जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। सरल मतलब सिंपल एंड कंसेप्चुअल होता है, बहुत सिंपल होता है, इजी अंडरस्टैंडिंग होता है। आप साइंस के हो या किसी भी सब्जेक्ट के हो, अगर आप 9वीं या 10वीं किताबें पढ़ रहे हैं तो आपको सबको समझ में आएगा। आमतौर पे हम सभी लोग साइंस पढ़े हैं तो हिस्ट्री भी पढ़े हैं, ज्योग्राफी भी पढ़े हैं, तो हमको इन किताबों में 9th-10th में पढ़ने में शुरुआत में दिक्कत नहीं होगी। और 9th और 10th की किताब पढ़ेंगे तो 11वीं की पुस्तकें हैं या 12वीं की पुस्तकें हैं, उन पे आप जा सकते हैं। अमूमन यूपीएससी 12th जो एनसीईआरटी का लेवल होता है, ये उनका बेस लेवल होता है, यानी इससे ऊपर वो नहीं जाते हैं। इसके ऊपर सिर्फ जो समसामयिक यानी करंट इश्यूज की घटनाएं हैं, और आपका एक एक व्यक्तित्व का विकास की जरूरत है, एक अपनी ओपिनियन डेवलप करने की जरूरत है, एक आपका एक नजरिया डेवलप करने की आवश्यकता है, अपनी सोच डेवलप करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं उससे आप सवाल निकाल पाएंगे, आप सवाल के साथ आप सवाल पे जस्टिस कर पाएंगे। और साथ साथ आप मुख्य परीक्षा जो है मुख्यतः जो है लिखने वाली परीक्षा है, उसके लिए आपको थोड़ा अपनी राइटिंग की जो कला जो शैली है उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। लेकिन एनसीईआरटी वो सारे एरियाज में बहुत मददगार साबित होता है। शुरू में ऐसा लगता है अरे एनसीईआरटी, हाँ मानता हूं मैं, एनसीईआरटी पुस्तकें लगभग 40 से 44 पुस्तकें हैं, लेकिन इसमें से जो जरूरी है वो 20 से ज्यादा नहीं है। मैं 20 से ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको शायद 17-18 किताब पढ़ने की ही आवश्यकता है। और इन किताबों को पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि अमूमन ये जो किताबें हैं, ये किताबें जो है बहुत सिंपल होती हैं और पढ़ने में आपको बहुत समय नहीं जाता है। एनसीईआरटी पुस्तकों अन्य पुस्तकों के लिए आधार होता है। मान लीजिए मैं आपको अर्थव्यवस्था ने भारतीय अर्थशास्त्र मिश्रा पूरी बोलता हूँ, तो वो जो पहली किताब आप पढ़ते हो तो उसके लिए आपको टेक्निकल जानकारी कई बार उसमें होती है जो आप नहीं समझ पाते हो। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के बाद जाओगे तो ये जो स्टैंडर्ड जो नेक्स्ट लेवल की किताबें हैं वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में आसानी होगी। एनसीईआरटी उसके लिए भी आधार काम करेगा। इन पुस्तकों की अच्छी तरह से पढ़ने के लिए दूसरे चरण की पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को समझने में आसानी हो जाती है, जैसे कि राज व्यवस्था की एनसीईआरटी पुस्तकों को अच्छे से पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत या डीडी बसु जैसी पुस्तक पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो थोड़ा समय लगेगा, शुरुआत में ऐसा लगेगा कि आपको पढ़ने में थोड़ा आपका समय जा रहा है, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगेगा कि चीजें बहुत समझ में आ रही हैं, और बाद में जो आपको पढ़ने की जो गति होगी बहुत तेजी से वो बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आत्मविश्वास आएगा, चीजें समझ में आएंगी,
जो परीक्षा के सवाल निकलेंगे प्रीलिम्स का, क्योंकि हमारा जो जो मुख्य उद्देश्य है आखिरी में यही है कि हम कैसे परीक्षा की जो सवाल है उसको निकाल पाए, कट ऑफ पर निकाल पाए, ताकि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। एनसीईआरटी की पुस्तकें प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको कई सारे ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां पर सवाल डायरेक्टली आए हैं। प्रत्येक वर्ष 40 से 45% प्रश्न प्रीलिम्स परीक्षा में भी इन सीधे पुस्तकों से पूछा जाता है। अगेन कभी कभी, यानी इन जनरल आपको सवाल हमेशा मिलेंगे। साथ में एनसीईआरटी पुस्तकों की से पढ़ के मुख्य परीक्षा के लिए भी जरूरी अवधारणक समझ को विकसित किया जा सकता है। यानी आपका जो कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल डेवलपमेंट है वो एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ने के बाद जो है आपको जो है आसानी हो जाएगी। तो हमारा प्रयास होगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकें हम लोग कैसे पढ़ें, उनकी शुरुआत कैसे करें, और कौन सी पुस्तक पहली होनी चाहिए, बाद में कौन सी पुस्तक होनी चाहिए। आमतौर पर बच्चों को ये लगता है कि वो कहीं से कोई भी लिस्ट पढ़ के पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये एग्जाम एक अलग तरह का एग्जाम है। ये एग्जाम मेहनत का एग्जाम ही, मेहनत तो हर आदमी करता है, लेकिन इस एग्जाम में प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की बहुत आवश्यकता होती है। एक सही स्ट्रैटेजी और सही प्लानिंग में अपना समय, मेरा ये मानना है कि एक अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा जिसके पास राइट स्ट्रैटेजी है, वो अपनी तैयारी में 70 से 80% अपना समय कम कर सकता है और अपनी तैयारी को कम समय में एग्जाम निकाल सकता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो 6 महीने में तैयारी करके प्रीलिम्स और मेंस को उन्होंने निकाला है। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी 2009 में, तो मैंने 4 महीने में पढ़ के मैंने प्रीलिम्स को निकाला था। जीरो से मैं बात कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा जो प्रोसेस था बहुत ही सिंपल था, जहां मैंने अपनी बेसिक्स पर ध्यान दिया। मैंने अपनी जो एग्जाम की जानकारी पे बहुत ज्यादा अपना समय जो है दिया, ताकि मैं समझूं कि एग्जाम चाहता क्या है, और अपनी पूरी तैयारी को उस डायरेक्शन में एग्जाम के हिसाब से उसका जो है इनपुट देने का प्रयास किया। हमेशा याद रखिएगा कि ये एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम अलग है। इसकी जो जरूरतें हैं एग्जाम की, वो आपने नॉर्मल अपनी स्कूलिंग में या अपनी ग्रेजुएशन में उस तरह की पढ़ाई नहीं की है, तो आपको एक अलग तरह से एक प्रोसेस को डेवलप करना होता है। सिर्फ शुरू में थोड़ी सी आपको लगेगा कि तैयारी कैसे हो रही है, कैसे पढ़ेंगे। एक हफ्ते 10 दिन की बात है, अगर आप 10-15 दिन तक अपना एक बेसिक रूटीन और मोमेंटम डेवलप कर लेते हैं तो प्रिपरेशन आपकी आसानी हो जाएगी। अब इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, सूची क्या होनी चाहिए, अध्ययन कैसे करना है, इसमें बाद में आता हूं। पहले हम लोग सूची की बात करेंगे। अगर कुल मिला के अगर आप सूची की बात करते हैं तो आप अमूमन आप ये पढ़ेंगे किसी भी जगह, किताब में, वेबसाइट पे, कोई लोग जो आपसे कहेंगे 6 से 12वीं की जो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। मैं कहूंगा नहीं, इन 6 से में लगभग 44 एनसीईआरटी है। मैं कहता हूं नहीं, इनमें से मैं 18 से 20 एनसीईआरटी ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जो मेरे लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। बाकी एनसीईआरटी को मुझे पूरा पूरा छोड़ देना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे नागरिक शास्त्र है, सिविक्स जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर कक्षा 9 और कक्षा 10, मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा, तो इसमें जो ये जो किताबें उनको मैं ग्रीन में हाईलाइट कर दूंगा, फिर आपको भेजूंगा। तो कक्षा 9 और कक्षा 10, तो जैसे लोकतांत्रिक राजनीति 1, लोकतांत्रिक राजनीति 2, सिर्फ आपको यही 2 किताब पढ़नी है। आप 7वीं और 8वीं किताब आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 7वीं 8वीं किताबें बहुत बेसिक है, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। दूसरा, जो आपका अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की भी जरूरत होती है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये 3 किताबें आपको पढ़नी है। जैसे अगर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे आईएसएच के बच्चे हैं, उनको तो मैं सिर्फ ये 3 किताबें कहता हूँ। चौथी किताब में क्लास में जो हमारी एडवांस लेक्चर्स होते हैं उनमें इसको कवर कराता हूँ, क्योंकि चौथी किताब में सिलेबस जो है अच्छे से कवर हो जाता है। लेकिन ये जो 4th या 12th जो 12वीं कक्षा किताब है, समृष्ट अर्थशास्त्र का एक परिचय यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किताब थोड़ी सी टफ होती है, टेक्निकल होती है, और ये तभी आप समझ पाएंगे जब आपको एक अच्छा इनपुट और डायरेक्शन मिलेगा। तो 9वीं 10वीं 11वीं 3 किताबें आपको जो है यहाँ पे पढ़नी है। तो देखिए ना, यहाँ पे अभी तक आपने 2 और 3 यानी टोटल 5, यानी अगर हम इस स्लाइड में कहते हैं 2 किताबें यहाँ हो गई और 3 किताबें यहाँ हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब भूगोल। अब भूगोल एक बहुत बड़ा जो है आपका विषय है। इसमें भी अमूमन आपको 11वीं और 12वीं किताबें आपको पढ़नी होती हैं, और ये जो लिस्ट में बता रहा हूँ ये सारी न्यू यानी नवीन एनसीईआरटी की किताबें हैं। ठीक है, नवीन एनसीईआरटी किताबें हैं। और ये जो आपकी ये किताबें हैं भूगोल वाली, ये भी नवीन है। मैं आपको अलग से बता दूंगा कौन सी ऐसी पुरानी वाली एनसीईआरटी उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखिए ना, 6ठी 7वीं 8वीं ये सारी छोड़ दीजिए, आप सीधा 11वीं और 12वीं पे आइए। 11वीं में भी जैसे ये किताबें हैं, भौतिक भूगोल का मुख्य सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये पढ़ना है। फिर है 11वीं की भौतिक भारत भौतिक पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। फिर है 12वीं की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और आखिरी है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की किताब है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। तो ये 4 किताब आपको पढ़नी है। तो 1 2 3 4, बाकी जो प्रयोगात्मक कार्य है 1 और 2 उनको आप छोड़ सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी मैं बात करूं तो यहाँ 4 किताब है।
ठीक है। इसके साथ साथ आप जो क्लास के लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें मैप अच्छे से बताया जाता है, और क्लास के लेक्चर्स में बाकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आपको ये 4 एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है शुरुआत में। इतिहास पे आते हैं। इतिहास में ये देखिए, जो अभी तक मैं किताबें बता रहा हूँ सारी ये नवीन एनसीईआरटी है, जो आपको अभी आपको हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे। एनसीईआरटी हम लोग पास सारी है। और अगर यहाँ पे इतिहास पे आते हैं तो इतिहास में 12वीं जो है कक्षा की जो किताबें हैं उस पर हमारा जो है फोकस रहेगा। तो 12वीं कक्षा में भारतीय इतिहास से कुछ विषय 1, कुछ विषय 2, कुछ विषय जो है 3, ये 3 किताबें आपको पढ़नी होती है। और साथ साथ अगर आपकी बेसिक्स एकदम कमजोर है तो आप ये 3 किताब और पढ़ सकते हैं, यानी 6वीं, 7वीं और 8वीं। इसमें भारतीय अतीत भाग 1, सॉरी हमारे अतीत भाग 1, ये जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास है। हमारे अतीत भाग 2 ये आपका मध्यकालीन यानी मेडिवल हिस्ट्री है। और हमारे अतीत भाग 3 ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास है। इसी तरीके से जो 12वीं की किताबें हैं ये भी, जैसे भारतीय इतिहास कुछ विषय, ये आपका प्राचीन इतिहास है। ठीक है। उसके बाद भारतीय इतिहास से कुछ विषय, तो ये आपका मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास है। और ये आपका जो है आधुनिक इतिहास है। ठीक है। तो ये आपकी 3, तो ये 3 किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्लस ओल्ड जो एनसीईआरटी है तीनों की, आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रही है, जो मुझे लगता है ऐसा दिक्कत नहीं होगी, तो आप ये 6ठी, 7वीं और 8वीं किताब भी पढ़ सकते हैं। ये जो भारतीय इतिहास कुछ विषय 1 है, प्राचीन है, वैसे ये हमारा ये भी प्राचीन है। तो आप जब पढ़ेंगे तो दोनों को साथ में पढ़ेंगे। आप 6ठी की पढ़ेंगे और फिर 12वीं की विषय 1 पढ़ेंगे। फिर हमारे हमारे अतीत भाग 2 पढ़ेंगे तो फिर भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2 पढ़ेंगे। फिर हमारे अतीत भाग 3 पढ़ेंगे तो यहाँ भारतीय विकास की इतिहास के कुछ विषय जो है 3 पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी प्राचीन है और ये मध्यकालीन है, और अतीत भाग 3 ये जो है आपका मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास है। तो हमारा जो प्रयास होगा वो ये होगा कि कैसे हम जो है वो जो किताबें हैं जरूरी है उनको पढ़ना है, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। आप प्राचीन को पहले पढ़िए, फिर आप जो है आधुनिक पढ़िए, मध्यकालीन पढ़िए, फिर आधुनिक पे जाइए। या फिर अगर आपको लगता है कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछिए, उसमें हम आपको बताएंगे कहाँ से शुरू करना है। देखिए, तैयारी सभी लोग करते हैं, मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन और सही इनपुट से ही आपकी तैयारी ग्रो करेगी। अगर आपका इनपुट, आपका डायरेक्शन अगर सही नहीं होगा तो आप विश्वास मानिए, आप अपना समय जो है आपका नुकसान होगा, और ये समय वापस नहीं आएगा। आपकी उम्र 20, 22, 24 जो भी हो सकती है इस वक्त, तो वो समय वापस नहीं आएगा। तो आपका प्रयास होना चाहिए कैसे हम अपनी तैयारी को इस लेवल पे लेके जाएं ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है वो ग्रो करे। तो स्टेप बाय स्टेप जो है इनपुट्स आपको मिलने चाहिए। तो ये आपकी इतिहास की किताबें हो गई। तो इतिहास से मान लीजिए ये 3 और ओल्ड, इसमें भी तीन किताबें पढ़नी होंगी, यानी टोटल आपको इतिहास में 6 किताबें पढ़नी है। ठीक है। दूसरा है राजनीति शास्त्र। इसमें इसमें एक किताबें पढ़नी है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो आपका है ये किताब आपको पढ़नी होगी। ये 11वीं की है राजनीति शास्त्र की। और कक्षा 12वीं की समकालीन विश्व राजनीति यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी आईआर के लिए होती है, तो इसको भी आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो यहां मान लीजिए 2 किताबें हमें पढ़नी है। राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समाज शास्त्र ये बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये समाज, भारतीय समाज, ठीक है, भारतीय समाज जो है ये हमारा जो है ये मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 यानी जो पेपर 1 है वहां पर आता है। तो इसमें से कुछ चैप्टर पढ़ने होंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ने होंगे, शुरुआत के बच्चों के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वैकल्पिक विषय जो उन बच्चों ने समाज शास्त्र लिया है उनके लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसमें से आपको एक भी किताब जो है प्रीलिम्स के जो है पाठ्यक्रम में उसकी आवश्यकता नहीं है। विज्ञान, पूरा विज्ञान छोड़ दीजिए, और ये विज्ञान उनके लिए ज्यादा, देखिए विज्ञान जो आएगा वो टेक्निकल आएगा, और विज्ञान सिंपल नहीं हो सकता, टेक्निकल तो होगा ही कुछ ना कुछ। और आप किताब पढ़ के आप अगर प्रयास भी करेंगे, जैसे अमूमन जो है साइंस विज्ञान में 10 से 12 सवाल आते हैं, इसमें से 80 से 90% जो सवाल होते हैं, पिछले 10 साल का ट्रेंड देखेंगे तो वो करंट अफेयर्स पे जुड़े हुए हैं, यानी जो करंट में जो चीजें आ रही हैं। और जो बाकी जो सवाल है, मान लीजिए 2, 3 सवाल, ये आपका एनसीईआरटी से आ सकते हैं। बट इस 2 सवाल के लिए आप
8 किताबें 9 किताबें पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। इनको बाद में अगर आपको लगता है समय है तो पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से इसको न पढ़े। देखिए मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूं और मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप वो किताब पढ़िए जो आपके लिए जरूरी है। आप सिर्फ किताब पढ़ने के लिए मत पढ़िए, आप किताब को इसलिए पढ़िए क्योंकि शायद उसकी आवश्यकता एग्जाम में पड़ेगी। और यहाँ हमें पीएचडी हासिल नहीं करनी है, यहाँ हमें एग्जाम को निकालना है। हम सिर्फ उतनी किताबें पढ़ेंगे जिससे मेरा कट ऑफ 50% है। अगर आप 50% लाएंगे तो भी निकलेगा, अगर आप 95% लाएंगे तो भी निकलेगा। हमें 50% को क्रॉस करना है और ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, कम पढ़ना है किताबें। वो लिस्ट जो जरूरी है उनको ये पढ़ना है, जो मैंने किताबें बताई हैं वहां से आपका 90% जो है एग्जाम के एनसीईआरटी का कवरेज हो जाता है। बाकी जो 20, यानी मैंने टोटल 44 एनसीईआरटी बताई हैं, उनमें से शायद हमें 20 एनसीईआरटी पढ़नी है। इस 20 एनसीईआरटी में से 90% आपके सवाल आ जाएंगे और बाकी जो एनसीईआरटीज हैं, बाकी जो 20-22 है, वहां से शायद मात्र 10% ही उनका जो है वेटेज रहेगा। तो उसको आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो विज्ञान से आपको एक भी एनसीईआरटी जो है नहीं पढ़नी है। अब देखिए ना, हम लोग काउंट करते हैं कितनी एनसीईआरटी हमें पढ़नी है। अगर हम यहां शुरू करते हैं तो दो यहाँ पे 3 5 हो गया। अगर आप इसको 12वीं भी ऐड करते हैं तो 4 हो गया, ठीक है ना। तो आप 6 मान लीजिए अभी तक। तो 2 और 4 6, और फिर यहां पर भी 1 2 3 4 6 4 10, यहां तक 10 हो गया मान लीजिए। उसके बाद प्राचीन 10 और 6 16, ठीक है, 16 हो गए किताबें। यहाँ पे 2 मान लीजिए 18, ठीक है, इनमें नहीं पढ़ना है। तो आप देखिए ना, आप मोटा मोटी आप 18 एनसीईआरटी में लगभग आपकी जो आवश्यकता है आपने पूरी कर ली है। इसके अलावा एक आध किताब और भारतीय संस्कृति यानी कल्चर, यानी संस्कृति या कल्चर से जुड़ी हुई कुछ किताबें पढ़नी होती हैं। एक आध 2 किताब बढ़ जाती हैं, तो यानी 18 + 1 या 2 मान लीजिए। अपर लिमिट जो एनसीईआरटी की किताबों का लिमिट है वो 20 होगी, उससे ऊपर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर उससे आप ऊपर जा रहे हैं तो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। और मैं ये देखिए, मेरे आपके में सिर्फ इतना फर्क है कि मेरे पास अनुभव ज्यादा है। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 10 साल का अनुभव है। मैं खुद एक स्टूडेंट की तरह बच्चों के साथ जुड़ता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। आप जिस दिन आप पेपर लगाएंगे, वो पेपर मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं उस पेपर को चेक करूंगा, उस पेपर आपके साथ हम लोग संघर्ष करेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन ग्रो करे, आप सिलेक्शन स्टेज पे पहुंचे। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जिन बच्चों से मैंने इस तरह से बात की थी, जैसे आपसे कर रहा हूँ, शायद वो सर्विस में है आज, ठीक है, अच्छी सर्विस में है। और मैंने ये भी देखा है कि कोई अच्छी तैयारी जो करता है, हो सकता है कि उसका सिलेक्शन आगे पीछे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना जगह बना लेता है। तो आपको उस श्रेणी में आना है जहां पर आप अपनी तैयारी को इस तरह से लेके चलें कि आप उस श्रेणी में आए जहां से आपका सिलेक्शन कल को हो पाए। तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक ईमानदार तैयारी, एक स्ट्रैटेजी वाली तैयारी, एक प्लानिंग वाली तैयारी, अपनी कमियों को समझने वाली तैयारी, एग्जाम की आवश्यकता को समझना, अपनी जो गैप्स हैं, अपनी जो कमियां हैं, उसको एग्जाम की इनकी रिक्वायरमेंट से जोड़ना, उस पर निरंतर प्रयास करना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ये एक मैराथन की तरह है। तो इस पे आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक एनसीईआरटी की लिस्ट है, मैं आपको अभी क्लास के बाद आपको ये हमारी टीम से आप मांग लीजिए, आपको मिल जाएगी। ये लगभग 20 एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। लेकिन अगला जो सवाल उठता है, हाउ, यानी कैसे, हम कैसे पढ़ें। लिस्ट तो सर आपने बता दी, शुरुआत कैसे करें, पहली किताब कौन सी होनी चाहिए। मुख्यतः जो है, अगर आप देखेंगे तो 4 विषय की एनसीईआरटी हमें पढ़नी है, ठीक है। पहला हो गया भूगोल, ठीक है, यानी हमारा ज्योग्राफी। दूसरा हो गया इतिहास, ठीक है, यानी आपका हिस्ट्री। तीसरा हो गया अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। और चौथा हो गया पॉलिटी, यानी शासन व्यवस्था या राज्य व्यवस्था। यानी 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। तो ये 4 सब्जेक्ट में आपके लगभग 18 एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। तो आप पहले एक एनसीईआरटी पिक करिए और आप 20 नीचे से स्टार्ट करिए, यानी 9, जैसे मैंने कहा 9 की एनसीईआरटी पढ़ना हो तो 9 से शुरू करिए मान लीजिए। अगेन हर सब्जेक्ट की अलग अलग, यानी कोई जरूरी नहीं कि हर किताब आप 9वीं से स्टार्ट करें। किसी की 9वीं से स्टार्ट करेंगे, किसी की 11वीं से स्टार्ट करेंगे। जो लिस्ट हमने बताई है उस पर आपको फोकस करना है। पहले चरण की जो तैयारी होगी, अब एनसीईआरटी आपने खरीद ली, आपने अपने पास रख लिया, अब इसको कैसे आप ग्रो कराएंगे उस पर मैं आपको बताता हूं। तो पहले जो चरण पे आपका प्रयास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी को उठाइए और उसका इंडेक्स देखिए। उसमें 4-5 आपको चैप्टर नजर आएंगे, उनको देखिए और उस इंडेक्स में देखिए कि कौन कौन सी आपके चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स को एक उपन्यास की तरह, पहला जो फर्स्ट 3 रीडिंग अप्रोच में बताता हूं। तो पहली रीडिंग में आपका जो प्रयास होना चाहिए कि आप एक किताब को उपन्यास की तरह, लाइक अ नॉवल, आप पूरी किताब को एक गो में या 1 या 2-3 सिटिंग में उस पूरी किताब को पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो पढ़ने का फोकस होना चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप पढ़ते चले जाइए चैप्टर्स को। उसमें कुछ पेन पेपर अपने हाथ में मत रखिए। जब आप इसको कर लेंगे तो शायद थोड़ा समय लगेगा, जो भी लग सकता है,
दूसरे चरण में आपका जो प्रयास नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। अब आपने जो किताब पढ़ा है उससे आपको एक मोटा मोटी जानकारी हो जाती है, किताब क्या कह रहा है, विषय क्या कह रहा है, विषय किस बारे में है, विषय के मुख्य बिंदु क्या है, विषय किन चीजों में फोकस कर रहा है, और आपको भी विषय से एक थोड़ी सी जो शुरुआती दोस्ती आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। जिन बच्चों ने विषय को पहले पढ़ा है उनको तो आसानी होगी, लेकिन जिन जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ा है उनको भी बेसिक लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। दूसरे चरण में आप क्या करेंगे, दूसरे चरण में उस किताब को उठाएंगे और फिर आपने जो पढ़ा है अब उसको चैप्टर बाय चैप्टर एक एक करके बहुत स्लोली और धीरे धीरे एक एक लाइन को पढ़ेंगे, और आपको ये समझ में आएगा जो आपने ऑलरेडी पहले चरण में पढ़ा है, दूसरे चरण में उसकी समझ और आपकी बढ़ेगी। और यहाँ पे जो आपके कीवर्ड्स हैं, मुख्य जो है बिंदुएं हैं, उनको आपको अंडरलाइन करिए, उनको रेखांकित करिए। रेखांकित करने के बाद उनके पॉइंटर्स, उनपे उसका कीवर्ड यानी जो मुख्य बिंदु है उनको अंडरलाइन करिए, उनको समझने का प्रयास करिए। उसका अंग्रेजी में, उसका कीवर्ड्स की जानकारी हिंदी अंग्रेजी दोनों में होनी चाहिए, याद रखिए। स्पेशली जैसे अर्थव्यवस्था हो गया, भारतीय समाज हो गया, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हर लेवल पर हमारा प्रयास है कि कैसे हम उसको हम समझें। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड, जैसे मैं अर्थव्यवस्था पढ़ाता हूँ, सामाजिक मुद्दे पढ़ाता हूँ, तो अर्थव्यवस्था में मैं आपको टेक्निकल शब्दों में हिंदी और अंग्रेजी में चाहूंगा कि दोनों आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ मुख्य बिंदुओं पे आप रेखांकित करिए, उनको समझिए, उनका मीनिंग समझिए, उस चैप्टर का नजरिया क्या है, उसका जो है अप्रोच क्या है वो समझने की कोशिश करिए, और आप चाहें तो उनको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हैं। ये जो दूसरे चरण में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये वन टाइम एफर्ट है, इसको करना होगा। एक ईमानदार प्रयास करिएगा। इस टाइम पे ये कुछ प्रयास करिएगा कि जो आपकी जो अप्रोच है वो काफी गुणवत्तापूर्ण हो, यानी आप जो है क्वालिटी पे आप फोकस करिएगा। जब तीसरे चरण पे हम लोग जाते हैं, तो अब इस तीसरे चरण आपने पूरी किताब खत्म कर ली, लाइन बाय लाइन आपने पॉइंटर्स बना लिए, सब देख लिया। अब आप तीसरे चरण पे जाइए। जब तीसरे चरण पे आप जाएंगे तो आपका जो मुख्य प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे जो पढ़ा है, समझा है, उसको मैं समरी यानी छोटा सा समरी बना लूं। तो यहाँ पर आप विषयवार यानी टॉपिक वाइज भी बना सकते हैं, ठीक है, या पूरा एक आप 10 पेजों के अंदर पूरी एनसीईआरटी का संक्षिप्त में फ्लो चार्ट या पॉइंटर्स फॉर्म में या कीवर्ड फॉर्म में उसको लिख लीजिए, जितना जो आपको लगता है। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी पहले दूसरे में, बट एक बार प्रोसेस डेवलप हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप उनको विषयवार नोट्स बनाइए और उनपे जो है उनको जोड़ने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए, और पूरी एनसीईआरटी को आप 10 से 12 पेजों में खत्म कर दीजिए। अगर आप 20 एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो 20 इंटू 12 लगभग 240 से 250 पेजेस में आपकी पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। मैं मानता हूँ 300 हो जाए। कुछ सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी होता है, जो है फिजिकल यानी भौतिक, जो है फिजिकल ज्योग्राफी होता है, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। कुछ विषयों में कम, 9th की किताबों में आपको कम नोट्स बनाना होगा, 11th की किताब में चैप्टर ज्यादा है तो आपको थोड़ा ज्यादा बन सकता है। तो एक औसतन जो मुझे लगता है कि 250 से 300 पेज में आपकी पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी। अब आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, कहीं जाना है, तो आप 20 किताब लेके नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ 300 पेज का, 300 पन्नों का अपना एक बुकलेट बना लिया है, फाइल बना ली है, उसको आपको लेके चलना है, वही आपको रिवाइज करना है। एक मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा से पहले उन्हीं को देखना है। क्योंकि अब आपने क्या किया, पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन आपने सब कुछ समराइज करके एक जगह लेके रख दिया। तो आपका प्रयास सिर्फ पढ़ना नहीं होना चाहिए, बट आपका प्रयास ये भी होना चाहिए कैसे हम अपने पॉइंटर्स को, अपने अंडरस्टैंडिंग को फोकस करें, उनको एक जगह लेकर आए। क्योंकि ये एग्जाम कन्वर्जेंस करता है। कम किताबें पढ़ना लेकिन ठीक से पढ़ना, उसमें अपना एफर्ट करना, वो ज्यादा जरूरी है, रादर कि आप कुछ भी पढ़िए और कहीं से भी आप पढ़ने का प्रयास करिए। आपका प्रयास नहीं होना चाहिए। तो 3 चरण में, फर्स्ट रीडिंग आप पूरी एक उपन्यास की तरह, नॉवल की तरह पढ़ा लिए। दूसरे में डिटेल पढ़िए, पॉइंटर्स लिखाइए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। बहुत सारे बच्चे वहीं पर सारी चीजें लिख देते हैं जिनको मीनिंग लिखना होता है। और तीसरे में अगर आपका समय है, जैसे जो आईएएस एज के बच्चे हैं, इनको सिर्फ पहले और दूसरे चरण पे फोकस करना है। तीसरे चरण के नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए आपको, क्योंकि हम लोग सिर्फ नोट्स ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्लास के साथ हम उसका एक समरी किताब बुकलेट फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये पहला और दूसरा चरण पे आपको प्रयास करना है। तीसरे चरण का नोट्स, हमारे बच्चे हमको हम नोट बनाने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम नोट्स वैसे भी उनको पूरी किताब को एक एक जगह समराइज करके उसका समरी जो है बनाते हैं। लेकिन हम क्लास के साथ साथ आपको ये भी आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप उसको पढ़िए, चैप्टर को समझने का प्रयास करिए, कहीं कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए। तो ये 3 चरण पे जो है प्रयास हमारा होना चाहिए, और तभी आपकी प्रिपरेशन जो ग्रो करेगी। तो ये हाउ टू रीड, कौन कौन सी, देखिए 3 सवाल है। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, क्यों, वो हमने जाना। कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्योंकि किताबें तो बहुत सारी लिस्ट है, 44 लिस्ट है, उनमें से हमें 18-20 ही पढ़नी है। और तीसरी, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आप मेन इन बातों पर काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 महीने, 1.5-2 महीने इस पे काम करना पड़ेगा, 3 महीने हो सकता है मान लीजिए, लेकिन आप 3 महीने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है तैयारी को लेके, प्रोसेस को लेके, वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। भारत
के बारे में आपकी जो सोच है, जो आपकी अवधारणा है, जो आपका नजरिया है, वो बदल जाएगा। और यही एग्जाम की जो है जानकारी है। सबसे मुख्य जो मुद्दा यहाँ पे एनसीईआरटी किताबों के साथ है कि एनसीईआरटी किताबें बहुत बेसिक है, वो एक कॉमन कॉमन लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, और यहाँ पे फोकस बहुत ज्यादा फैक्ट पर नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग पर होता है। आपकी समझ क्या डेवलप हो रही है, कि मान लीजिए आप विकास पढ़ रहे हैं, तो विकास क्या है, हम लोग कैसे विकास चाहते हैं, एक सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम ऐसे विकास की बात करते हैं जहां पर जो है एक जो है इंक्लूसिव यानी एक जो है अंदर डीप जो यानी मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने का एक प्रयास होना चाहिए, ऐसी विकास होनी चाहिए, मानव विकास पे फोकस होना चाहिए, मानव पूंजी पे हमारा फोकस होना चाहिए, एक जो है इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको हम लोग कहते हैं, कैसे समावेशी वृद्धि हो, विकास हो देश का, उस पर हमका प्रयास होता है। तो ये कंसेप्ट को आप समझेंगे, और ये जब किताबों को पढ़ेंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, एज अ टीचर्स, एज अ गाइड हम लोग इन बातों पे मुख्यतः फोकस करते हैं और हम पढ़ाते भी हैं। मेरा ये मानना है, मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ कि मैं जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ, वो 9th और 10th की इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को पढ़ाता हूँ। मेरी लेक्चर्स के बाद प्रीलिम्स और मेंस के जब लेक्चर्स आप पूरे कर लेंगे, एडवांस और नॉर्मल, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप जो है 80 से 90% सवाल 80 से 90% सवाल विद सेम एक्यूरेसी आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में निकाल सकते हैं। और ये मैं एक किसी भी नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, जिसने सिर्फ मेरी बात सुनी हो और मेरे साथ थोड़ा सा संघर्ष किया हो। आपको सिर्फ क्लास करना है और आपको एनसीईआरटी पढ़नी और कुछ नहीं करना है। मेरी किताब में तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं पढ़नी है। आपको मैं जो आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बजट हो गया, जो करंट समसामयिक मुद्दे हो गए, वो सारी हम लोग जो है उस पर चर्चा करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और यही प्रयास हर सब्जेक्ट में होगा। कुछ सब्जेक्ट जैसे होती हैं उनमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कंसेप्चुअल है तो आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, पॉलिटी यानी शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, यहाँ पे भी आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट जैसे आपका साइंस हो गया या फिर पर्यावरण हो गया, यहाँ स्कोर थोड़ा कम आता है, क्योंकि इसका जो डेप्थ है, जो वाइडनेस, सब्जेक्ट का जो वाइड रेंज है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी हम लोग कट ऑफ से यहाँ बहुत आसानी से ऊपर जा सकते हैं, 50-60% से 70% तक हम पहुंच सकते हैं। अर्थव्यवस्था में, शासन व्यवस्था में तो आप 90% जो है स्कोर ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आप मेरी बात सुनेंगे तो ये चीजें वर्क करेंगी। एक अनुभव है, आज अभी मार्च से पहले जब लॉकडाउन हुआ, तो उससे पहले मैं साक्षात्कार का जो है कम से कम 60-70 बच्चों का मैंने साक्षात्कार की तैयारी कराई, जहां पे उनका डेफ एनालिसिस कराया। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे जो बच्चे जो एग्जाम देते हैं, मैं उनसे भी उनका अनुभव पूछता हूँ कि भाई आप प्रीलिम्स कैसे निकाले। मैं आपको ऐसे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स से 20 नंबर ऊपर उनका कट ऑफ से है, मैं उनसे भी चर्चा करता हूँ कि आप तुम्हारा प्रीलिम्स निकला, तुमने ऐसा क्या अलग किया। और सबका एक ही सबक है, सर हमने क्या अलग नहीं किया, हमने वही काम किया जो आपने कहा करने को, लेकिन ठीक से किया। हमने बार बार पढ़ा, एक किताब को मैंने 4 बार पढ़ा, एक पेपर को मैंने रेगुलर पढ़ा, उस पर अपने नोट्स बनाए, अपनी एक बेसिक डिसिप्लिन को मेंटेन किया, अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन किया, और एक हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक सकारात्मक सोच, एक जो है आशावादी सोच ही आपकी जो प्रिपरेशन को ग्रो कराएगी। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, वो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। और ये पढ़ाई देखो सिर्फ पढ़ने का एग्जाम नहीं है, पढ़ना तो बहुत लोग पढ़ते हैं, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सी ऐसी नवीन चीजें हैं, नई चीजें हैं जो आप कर रहे हो, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। एग्जाम सिर्फ पढ़ने का नहीं है, ये व्यक्तित्व विकास का एग्जाम है। ये एक ऐसा एग्जाम है जो ये चाहता है कि हर वो बच्चा या वो लड़का या फिर वो जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहा है, उसकी अपनी एक सोच हो, उसको वो भारत की उसकी अच्छी समझ हो, उसको भारत की जो है जो बुनियादी समस्या है उसकी समझ हो, भारत की विकास में उसकी कैसी होनी चाहिए, उसका एक अपना अप्रोच हो, किताब से बाहर जो सोच पाए, उसकी थिंकिंग का जो अप्रोच है वो काफी वाइड होना चाहिए। हमें इस तरह की आवश्यकता है। कल को आप इंटरव्यू में जाओगे, आप मेंस परीक्षा में जाओगे, हर जगह आपसे ऐसी उम्मीद की जाएगी। तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको अपनी बात रखना, समझाना भी आना चाहिए। तो हमारा प्रयास सिर्फ पढ़ने का नहीं होना चाहिए, हम उसको आगे कैसे लेके जाएं, उस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। तो हम एनसीईआरटी किताबों को कैसे पढ़ें, पहला फोकस तो वो होना चाहिए, कौन कौन सी पढ़ें और साथ साथ कैसे पढ़ें। हमने इन 3 मुद्दों पे जो है चर्चा करी। आगे बढ़ते हैं। ये किताबों का लिस्ट मैं अभी आपको क्लास के बाद हाईलाइट करके भेज दूंगा, आप टीम से मेरे ले सकते हैं, ठीक है, जो पढ़ना है। बाकी टोटल लिस्ट भी है, लेकिन जो पढ़ना है वो लिस्ट पे फोकस करूंगा मैं। उसके साथ साथ यही जो है, यही लिस्ट बाद में मैंने अलग से जो मेंशन कर दी है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड बुक्स को भी हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ साथ जो रेफरेंस बुक है, जो आज से 3-4 महीने बाद पढ़ेंगे। याद रखिए, तैयारी करते टाइम सिर्फ किताबों का जो है अलमारी में उनको उनका लिस्ट बना के उनको रखना नहीं है। आप किताब तब खरीदिए जब आपको लगता है पढ़ने की आवश्यकता है। तो एनसीईआरटी जैसे मैंने जो है इतिहास की बात करी, नवीन, तो 11वीं और 12वीं की पुरानी और नवीन, तो ये आपकी 6 एनसीईआरटीज हो गई यहाँ पे।
उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे तो सिर्फ आपका जो फिर सिर्फ आपका जो आधुनिक इतिहास है बिपिन चंद्रा, उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है, उसको आप छोड़ सकते हैं। और कला संस्कृति में या तो एनआईएस आपका मटेरियल पढ़ सकते हैं, या फिर संस्कृति में आपका जो एनसीईआरटी क्लास 11th की किताब है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, यानी ये 4 यहाँ पर हो गया, उसकी लिस्ट आपने ऑलरेडी हमने पीछे देखी है। अर्थव्यवस्था 9वीं 10वीं, इसमें 12वीं की आवश्यकता नहीं, 3 ही चलेगी, तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। चौथी जो है वो अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए है। अर्थ एनसीईआरटी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था, तो ये 4 हो गया, तो यानी आपका 4 3 7 और 6 13 किताबें हो गई। भारतीय समाज इनको नहीं पढ़ सकते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है, अभी छोड़ सकते हैं। पर्यावरण में सिर्फ आपको एनओआईएस का मटेरियल हिंदी या अंग्रेजी दोनों मिलता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान में आप पूरा पूरा छोड़ दीजिए, कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भूगोल में आपको 4 पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो पढ़ना है उसका 1 पढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर आप हम देखते हैं तो कितने हो गए, 6 7 8 9 9 4 13 13 13 और 4 17 1 18, एनवाइस ले लीजिए 18। और इसमें हाँ लगभग 17, और इसमें अगर उसकी किताब जोड़ लेते हैं तो एक आध किताब और बढ़ जाती है, कल्चर वाली किताब, संस्कृति वाली किताब। उसके अलावा समसामयिक करंट अफेयर 1.5 साल की पढ़ने की आवश्यकता है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है उस पर मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है, और पिछले सेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो पीडीएफ है मैं इसकी क्लास के बाद आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक है, जैसे पेपर 4 आपका नीति शास्त्र हो गया, उसमें लेक्सिकन की किताब पढ़नी होती है, लेकिन वो अभी हमारा फोकस एनसीईआरटी पे जो है होगा। तो ये हम लोग इस तरह से हमारा पूरा अप्रोच रहेगा, कौन सी किताब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये मैंने आपसे इसकी चर्चा करी है। और अब अगला 10 मिनट हम लोग इस सवाल एक दूसरे से पूछेंगे, अगर आपको कोई सवाल होगा आप पूछ सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, और ये हमारा अप्रोच रहेगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, ये समय वापस नहीं आएगा, इस समय को यूटिलाइज करिए। आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए लाइफ नहीं बदली, अगले 1 साल 6 महीने जब तक ये कोविड प्रॉब्लम चलेगा, जो जिनके साथ चल रहा है वो चलता रहेगा। आप अपनी तैयारी शुरू करिए, जो पहले शुरू करेगा, जो शुरुआत करेगा उसकी सिलेक्शन पहले होगा। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और कर रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि अरे तैयारी सबका सब डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं होगा। जो करने वाला बच्चा है वो कर रहा है, जो तैयारी करने वाला है वो इसको एक तरह से संभावना की तरह ले रहा है कि चलो भाई ये एक ऐसी अच्छी संभावना है जिस पर मुझे अपना प्रयास करना है। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। अब आपके कोई सवाल है तो मुझे बताइए, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।